हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े होंगे और यही सिर्फ पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित उनका 35 में 35 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना है और देखिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसा है क्योंकि 50% आपके एग्जाम में क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। और आप अगर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सही करके आ जाते हैं तो निश्चित निश्चित आप 400 प्लस एग्जाम में आसानी से ला लेंगे। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो प्रतिदिन डाले जा रहे हैं प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। लो तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दूध से दही बनने पर कौन सा अम्ल बढ़ जाता है। लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है कि एसिटिक अम्ल बढ़ जाता है कि ब्यूटिलिक अम्ल बढ़ जाता है कि इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि जैसे ही दूध से दही बनता है तो लैक्टिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये दूध से दही बनाने में कौन से जीवाणु मदद करते हैं तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन से, तो आपको याद रख लेना है कि लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, दूध से दही बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और यह जीवाणु जैसे ही दूध से दही बनाते हैं तो उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रख लीजिएगा। तो आपका राइट जवाब होने वाला है ए नंबर, बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और एक बात और मैं बता दूं, लैक्टिक अम्ल के कारण थकान महसूस होती है। जब भी हम लोग कभी दौड़ लगाते हैं तो उस समय क्या महसूस होती है, थकान हम लोग को महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल क्या होने लगता है, निकलने लगता है। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। देखिए जितना एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे वो भी ध्यान रखेंगे तो आप ही को फायदा करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि दूध से दही बनने पर कौन से अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे अम्ल नहीं दीजिएगा, विटामिन दीजिएगा। विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है कि विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है कि विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है कि विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूध से दही जैसे ही बनता है तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये 2024 में ये क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूध से दही बनने पर किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप लोग याद रखना है विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये 2024 में क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक्स कौन सा है। पेनिसिलिन है कि ओफ्लक्सासिन है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक्स कौन है तो पेनिसिलिन है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला खोजा गया प्रति एंटीबायोटिक्स कौन है तो पेनिसिलिन। और ये खोजा कब गया था तो याद रख लीजिएगा 1928 में, याद रहेगा। और खोजा कौन था तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, ये भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे तो आपको ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स की खोज किए थे। और सबसे पहला खोजे थे 1928 में। कौन खोजे थे, फ्लेमिंग खोजे थे। और किस विटामिन खोज किए थे तो पेनिसिलिन विटामिन के क्या किए थे, खोज किए थे। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना एक्स्ट्रा बताऊंगा प्लीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है। हिंद 2 है कि हिंद 1 है कि हिंद 3 है कि हिंद 4 है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले खोजा गया जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो कौन सा है, हिंद 2 है। और ये खोजा कब गया था तो याद रख लीजिएगा 1963 में। कब खोजा गया था, 1963 में सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हुआ था। और उस प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है, हिंद 2 है। मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये बताइए कि गंगा का जल क्यों नहीं सड़ता है, जरूर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है। इको R1 है, हिंद 2 है, PVU2 है और सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है
ये सभी के सभी क्या हैं, ये प्रतिबंधन एंजाइम का काम करते हैं। और ये प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है, तो मैं बता दूं कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने में जो मदद करता है उसी हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। और याद रख लीजिए, प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। ये भी अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग को ध्यान रख लेना है कि आणविक कैंची भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होंगे और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए, क्या एगारोज जेल प्राप्त होते हैं समुद्री घास से कि जंगली घास से। तो आपको ध्यान रख लीजिएगा कि एगारोज जेल समुद्री घास से प्राप्त होता है। और एगारोज जेल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो जेल विद्युत के संचलन, एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेल विद्युत का संचलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कौन बताएगा। देखिए अगर आप जानते हैं तो जरूर आप लोग बताइए कि जेल विद्युत का संचलन क्या होता है। मैं आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जेल विद्युत का संचलन क्या होता है। जब देखिए डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग उनके आकार के अनुसार जो अलग करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेल विद्युत का संचलन। तो जेल विद्युत के संचलन के टॉपिक में ही उपयोग होता है किसका, एगारोज जेल का, याद रख लीजिएगा। और एगारोज जेल का उपयोग हम लोग, एगारोज जेल कहाँ से प्राप्त होता है हमें, तो समुद्री घास से क्या होता है, प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या दे रखा है, होमो हैबिलस की दिमागी क्षमता कितना होता है, 600 से 800 सीसी, 900 सीसी, 1400 सीसी, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, 600 से 800 सीसी होमो हैबिलस का दिमागी क्षमता होता है। और होमो इरेक्टस, यहीं पे याद रख लीजिएगा कि होमो इरेक्टस जो होते हैं उनकी दिमागी क्षमता कितना होता है, 900 सीसी। और वही नियंड्राल भी जो होते हैं इनका दिमागी क्षमता कितना होता है, तो 1400 सीसी। मैं जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसको भी प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके एक सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए कि एलर्जी के कौन सी औषधि उपयोग की जाती है। जब एलर्जी हो जाता है, एलर्जी का मतलब क्या हुआ, आँख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, चेहरे पे मतलब देखिए जो हमारे हाथ और मतलब हमारे त्वचा लाल दिखाई देने लगते हैं उसे हम लोग एलर्जी बोलते हैं। या आप लोग को बार बार छींक आ रहा है वो भी एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी के लिए कौन सा दवा उपयोग किया जाता है, प्रतिहिस्टामिन, एड्रिनेलिन, एस्टीराइड और सभी। तो मैं बता दूं कि सभी के सभी ये जितने दिखाई दे रहा है, प्रतिहिस्टामिन, एड्रिनेलिन, एस्टीराइड, ये सभी के सभी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, एलर्जी में करते हैं। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, एड्स का पहला जानकारी कब मिला था, 1971 में, 1981 में, 1900 ईस्वी में, 1967 में। तो आपको ध्यान रख लीजिएगा कि 1981 में एड्स की पहला जानकारी भारत में प्राप्त हुआ था। और हम लोग हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में कितनी धान की जातियां आनुवंशिक, लिख लीजिएगा इसको, आनुवंशिक रूप से पाया जाता है, 50,000 से अधिक, 1,000 से अधिक, 25,000 से अधिक, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,000 से अधिक धान की आनुवंशिक रूप से क्या पाई जाती है, जातियां पाई जाती है, याद रखिएगा। और वही इसका राइट जवाब तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन 1,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से आम की जातियां पाई जाती है, ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये 25,000 जो दिखाई दे रहा है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि 25,000 से अधिक पादपों का उपयोग हम लोग औषधि बनाने में क्या करते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। अगला देखिए क्या है, अब घटक का काम कौन करते हैं,
तो इसका राइट जवाब पहला ही हो जाएगा। जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, कि परजीवी जंतु का उपयोग होता है किस में? सामान्य शारीरिक विकास में, बात सही है। रोगों का अध्ययन में भी किया जाता है, जैविक उत्पाद में भी किया जाता है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में धान की लगभग कितनी किस्म पाई जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो आपको याद रखना है कि धान की किस्म कितने पाई जाती है? 2 लाख। लेकिन आनुवंशिक रूप से कहेगा तो 50,000 याद रखिएगा, लेकिन ऐसे कहेगा तो आप लोग को याद रखना है कितना? 2 लाख पाई जाती है। अगला वही देखिए क्या है, बासमती धान की कितनी किस्म पाई जाती है? 27, 49, 50, 10। ये भारत में बात हो रही है, जो सुगंधित चावल होता है बासमती, तो इसकी किस्म जो भारत में पाई जाती है वो 27 पाई जाती है। कितनी? 27। आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि परागण का व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, सभी। मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होने वाला है। मतलब ए नंबर बिल्कुल इसका क्या है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एमटीपी को भारत सरकार ने कानूनी रूप से स्वीकार किया था 1973 में, 1971 में, 1951 में, 1950 में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला 1971 में। और एमटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लिख लीजिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब देखिए, कोई महिला गर्भवती हो गई और 9 माह पूजने से पहले ही गर्भ को समाप्त कर देती हैं, या नॉर्मल भाषा में सफैया करा देती हैं, उसी को हम लोग एमटीपी कहते हैं। तो इसको सरकार ने जैसे देखा कि भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए सरकार ने इसको कानूनी रूप से 1971 ईस्वी में क्या रख स्वीकार कर दिया। अगला देखिए क्या है, पूरी दुनिया में हर साल लगभग कितना एमटीपी कराया जाता है? ऑप्शन में क्या है कि 4.5 से 5 करोड़, 10 करोड़, 5 से 6 करोड़, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला ए नंबर 5। 4.5 से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हर साल क्या कराते हैं? एमटीपी कराते हैं। अगला देखिए क्या है, एमटीपी कितने सप्ताह में कराना सुरक्षित माना गया है? 12 सप्ताह, 14 सप्ताह, 15 सप्ताह, 30 सप्ताह। तो आप लोग को याद रखना है कि 12 सप्ताह के अंदर, क्योंकि 12 सप्ताह का मतलब कितना हुआ? ध्यान रखिएगा, पहली तिमाही। इसको पहली तिमाही भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। या इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो 12 सप्ताह को ही 3 माह के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जब लड़का जैसे ही गर्भ में आता है तो 1 मंथ के अंदर हृदय बन जाता है, और दूसरे मंथ के अंदर हाथ और पैर बन जाता है, और तीसरे मंथ में सभी अंग तंत्र बन के तैयार हो जाते हैं। तो उन अंग तंत्रों को नष्ट करने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी एमटीपी कराना चाहिए तो 12 सप्ताह के पहले करा लेना चाहिए। उसके बाद कराते हैं तो ये खतरा से खारिज नहीं है। तो इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? 12 सप्ताह। या आपके एग्जाम में पहली तिमाही भी रह सकता है, या 3 माह भी एग्जाम में रह सकता है। और आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन लेने देंगे। और देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर से ही हम लोग को बहुत मदद मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।